वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य। पहले के वीडियो में हमने रिजर्व बैंक के कार्य देखे थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्यापारिक बैंकों के कार्यों का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक बैंकों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंक आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय संस्था के रूप में देखें तो हमारे व्यवस्था में बहुत सारी संस्थाएं हैं, परंतु जो बैंक है वो आधुनिक युग में एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। बैंक का मुख्य कार्य होता है वो लोगों के जो रुपए होते हैं, लोग के रुपयों को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार भी देता है। अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं, जैसे LIC को हम देख सकते हैं। LIC है और पोस्ट बैंक है। इन सब में भी व्यक्ति के रुपए जमा रहते हैं, सेविंग अकाउंट खुलते हैं, लेकिन ये निवेश के लिए उधार नहीं देते, तो वो केवल रुपए जमा करने का कार्य करते हैं। तो बैंक का जो मुख्यतः दोनों कार्य हैं वो लोगों के रुपयों को जमा करना और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देना। तो व्यापारिक बैंकों का अर्थ है व्यापारिक बैंक वे वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपयों को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है। जैसे PNB हो गए, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो बैंक हैं ये व्यापारिक बैंक कहलाते हैं, कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, जो मुख्यतः लोगों के रुपए को जमा करते हैं और उसका एक भाग बैंक में सेव रख करके जो उसका कुछ परसेंट है वो अन्य लोगों को लोन के रूप में उधार देते हैं। व्यापारिक बैंक को यदि हम भारत के संदर्भ में इसका स्थिति को देखें तो व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक और अनुसूचित व्यापारिक बैंक। गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की भारत में काफ़ी संख्या कम रह गई है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है। ये बैंक गैर अनुसूचित बैंकों की तुलना में सापेक्षतया बड़े बैंक होते हैं। तीन इनको संदर्भों में देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके अंतर्गत SBI और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, जिसके अंतर्गत HDFC बैंक को हम शामिल कर सकते हैं, जो कि होम लोन प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन बैंक, जिसके अंतर्गत सिटी बैंक को शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे बैंक हैं, ये अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। अब हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य। इन कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम प्राथमिक कार्य कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम द्वितीयक या सहायक कार्य कहेंगे। प्राइमरी फंक्शन जो मुख्यतः दो कार्य कहे जाते हैं, जमा को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, और दूसरा है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, उधार देना। सेकेंडरी फंक्शन के रूप में हम देख सकते हैं, इनको भी हमने तीन भागों में बांटा है। एजेंट के रूप में कार्य, दूसरा है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, और तीसरा है विनिमय पत्रों की कटौती। तो ये सारे कार्य, इन सब का अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जमाओं को स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंक जनता का धन जमा करते हैं। जमा करने के लिए व्यापारिक बैंकों में कुछ अकाउंट खोले जाते हैं। उन अकाउंटों को एक हम संक्षेप में उसका अध्ययन कर लेते हैं। पहला है चालू जमा खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट। चालू जमा खाता मुख्यतः व्यापारिक वर्ग के लिए खोला जाता है, जिसके अंतर्गत वह अपना पैसा है वो जमा करा सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये होती कि इन अकाउंट पर जो बैंक होता है वो ब्याज नहीं देता है। करंट अकाउंट होते हैं, इन पर केवल व्यापारी वर्ग के लिए दिया जाता है। बैंक इन अकाउंट पर ब्याज है वो नहीं देता है, और एक निश्चित सीमा तक उसमें आय को रखना पड़ता है। यदि निश्चित सीमा से कम पैसा हो जाता है तो बैंक उसके ऊपर सर्विस चार्ज भी लगा सकता है। दूसरा है बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स। जो सैलरी अकाउंट होते हैं या व्यक्ति विशेष अपनी सेविंग्स को जमा करने के लिए जो अकाउंट खुलवाता है उसको हम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ये मुख्यतः छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोला जाता है,
और इसमें ब्याज उपलब्ध होती है। ब्याज की एक निश्चित राशि, एक सीमा के बाद में इस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, जिससे कि जो जमा करता है उसको फ़ायदा होता है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है और उसके ऊपर ब्याज भी मिल रहा है। तो ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। तीसरा है निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट होता है और एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाता खोला जाता है। इसके लिए सामान्यतः इसको सामान्य भाषा में एफडी कहते हैं। और एफडी जब करवाई जाती है तो उसके एफडी करने के फलस्वरूप बैंक आपको एक रसीद प्रोवाइड करता है, या जिसको हम कहते हैं एफडी बना करके देता है, जिसके जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो उसके आधार पर उसको खुलवा करके जो इंटरेस्ट के साथ आपको जो जमा राशि है वो प्राप्त हो जाती है। यदि समय से पूर्व आवश्यकता हो तो उतना इंटरेस्ट मिल जाता है, कुछ सर्विस चार्जेस है वो बैंक काट लेता है, लेकिन जमा की अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज की दर उतनी ही ऊंची प्राप्त होती है। तो ये एफडी अकाउंट होता है। नेक्स्ट है होम सेफ बचत खाता। होम सेफ बचत खाता भी एक सेविंग को प्रोत्साहन देने के लिए खोला जाता है। सामान्यतः बैंक वाले इसके लिए एक गुल्लक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि वो बैंक जो गुल्लक होती है वो ग्राहक के अपने घर पे रहती है, लेकिन उसकी चाबी जो है वो बैंक वालों के पास रहती है। ग्राहक या जमा करता है उसके अंतर्गत अपने पैसे हैं वो सेव कर सकता है, और जब उसे उसमें से पैसे निकालने हो तो बैंक में डिपॉजिट करके उसकी राशि को प्राप्त कर सकता है। तो ये भी छोटी छोटी सेविंग अकाउंट को बनाए रखने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक अच्छा अकाउंट होता है। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, जिसे हम शॉर्ट में आरडी अकाउंट कह देते हैं। ये निश्चित समय के लिए होता है कि मैच्योरिटी पीरियड होता है कि आप 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो उसके हिसाब से खोला जाता है और प्रति माह निश्चित रकम जमा की जाती है और उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो भी खाते में जमा होती रहती है। तो ये भी भविष्य की योजनाओं के हिसाब से ये भी एक अच्छा अकाउंट है कि आपकी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आपको एक मुश्त अमाउंट प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे जमा खाते हैं। दूसरा कार्य था प्राइमरी फंक्शंस में ऋण देना। सामान्यतः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है और जो उधार दिया जाता है वो उचित जमानत के आधार पर दिया जाता है, सिक्योरिटी के आधार पर दिया जाता है। और बैंक इस बात का ध्यान रखती है कि जो लोन स्वीकृत जो राशि है वो जमानत की जो राशि है उससे कम की होनी चाहिए। यानी अगर स्वीकृत जमानत उसने ज़्यादा की दिखाई है, 40 लाख की दिखाई है, तो उसका जो लोन है वो 40 से कम का ही बैंक के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट है कि उधार मांग जमा के रूप में होता है और जितना अमाउंट होता है कि जितना कैश होता है उस पर ही निकाली गई राशि पर ही ब्याज लगता है। सेकंड है ओवरड्राफ्ट। बैंक में चालू जमा रखने वाले, जो करंट अकाउंट रखने वाले हैं, उनके लिए ये मुख्यतः सुविधा होती है कि ऐसे चालू जमा रखने वाले विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, वो बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं। कि चालू जमा रखने वाले जो व्यापारिक वर्ग होता है, तो वो यदि कोई विश्वसनीय ग्राहक है तो बैंक उसको, यदि उसकी आवश्यकता है तो जितनी उसने अमाउंट मांगी है उससे अधिक राशि उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, कि निश्चित समय के बाद वो उसको रिटर्न कर देगा। सपोज मान लीजिए किसी व्यापारिक वर्ग को 80,000 की आवश्यकता है, लेकिन उसके अकाउंट में लोन के लिए उसकी जो लिमिट है वो केवल 60,000 ही प्राप्त हो सकते हैं, तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट के रूप में 20,000 रुपये और अधिक के रूप में उसको प्रोवाइड करवा सकती है। और विश्वसनीय ग्राहक से संदर्भ यही है कि वो समय पे जो लिए गए ऋण हैं उनका भुगतान कर देता हो, इंटरेस्ट पे कर देता हो, तो ऐसे में उसका विश्वास है वो बैंक वालों का बना रहता है। इसके आधार पर ही वो उसको ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है डिमांड लोन। मांग जमा के रूप में होता है, निश्चित जमानत के आधार पर ही ये प्रोवाइड कराए जाते हैं
और जब जैसे ही मांग जमा की राशि के रूप में लोन है वो ग्राहक लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाता है। कि यदि आपने लोन लिया है, होम लोन लिया है 25 लाख का, और अमाउंट के रूप में आपकी डिमांड के रूप में आपकी राशि है वो आपको बैंक से प्रोवाइड होने लगे। जैसे आपका व्यवहारिक अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो जो 25 लाख की राशि है वो बैंक एक साथ नहीं देगा, आपको किश्तों के रूप में लेगा। तो लेकिन जो किश्तों की डिमांड है, आपने डिमांड की कि आपको बिल्डर को पे करने हैं 5 लाख, तो आपने 5 लाख की डिमांड बैंक से की, तो वो उस 5 लाख बैंक प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर बैंक जैसे ही प्रोवाइड कराएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अर्थात मांग जमा जितनी निकाली जाती है वहाँ से उस राशि से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लास्ट है शॉर्ट टर्म लोन, अल्पावधि ऋण होते हैं। ये भी अल्पावधि नाम से स्पष्ट है कि कम समय सीमा के लिए ऋण प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और जब ऋण इशू हो जाते हैं ब्याज भी तब से ही लगने लग जाती है। अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पर, एजेंट के रूप में कार्य। फर्स्ट पॉइंट है इसमें विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो ग्राहक की विभिन्न मदों का एकत्रीकरण करते हैं कि उसकी लोन की जो अमाउंट चल रही है उसका इंटरेस्ट, कोई आरडी है उसका इंटरेस्ट। तो इस तरीके से बहुत सारी जो मदें होती है जो अलग अलग अकाउंट में, उन सब का एकत्रीकरण और जो भुगतान है वो बैंक इस माध्यम से करता है। तो एक एजेंट के रूप में वो वित्तीय एजेंट के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। हमने आरबीआई के कार्यों में देखा था कि जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति होती है, मंदी या स्फीति की स्थिति होती है, तो आरबीआई जो होती है वो प्रतिभूतियों की खरीद और प्रतिभूतियों की बिक्री करती है। तो उस संदर्भ में व्यापारिक बैंक ये कार्य करते हैं कि वो आरबीआई से प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं और ग्राहकों से भी सिक्योरिटी खरीदने की और उनकी बिक्री करने का कार्य करते हैं। तो आरबीआई और जनता दोनों से ही प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को करते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड प्रबंधक। जो ट्रस्टी है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं और एक प्रबंधक के रूप में भी कार्य करते हैं कि वो किसी एक ट्रस्टीशिप ले लेते हैं कि किसी भी एक कार्य योजना के एक ट्रस्ट के रूप में या कोई एक व्यवस्था के ट्रस्ट के रूप में वो इस कार्य को करते हैं, या किसी की धन संपत्ति है उसके ट्रस्टी के रूप में भी उसको बैंक को प्रोवाइड करवाई जा सकती है कि जो बैंक है वो एक ट्रस्टी की भूमिका अदा करें। नेक्स्ट है रुपये भेजने का कार्य, कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके सभी के आपस में अब तो ऑनलाइन बैंकिंग है तो सारे इंटरनल कनेक्शन होते हैं। तो एक बैंक से दूसरे बैंक से अकाउंट ट्रांसफ़र करना, पैसे भेजना, डिमांड करना, तो वो सारे रुपए भेजने का कार्य संबंधी का व्यापारिक बैंकों के माध्यम से आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई के संदर्भ में विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का भी कार्य करते हैं, जिससे कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आयात निर्यात है हमारा, उसमें उसके संतुलन का उसके व्यवहार में भी विदेशी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो उसको क्रय विक्रय को व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है। और लास्ट है आपका लेटर ऑफ रेफरेंस। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करते हैं कि कोई व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति को बताने के लिए व्यापारिक बैंकों से स्टेटमेंट लिया जाता है। तो लेटर ऑफ रेफरेंसेस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, या विदेशी व्यक्ति है उसकी यदि आर्थिक स्थिति का आकलन करना है तो बैंक उसका लेटर और रेफरेंस जारी कर देता है कि उस व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन बैंक के आधार पर ये प्रस्तुत है। तो एक लेटर ऑफ रेफरेंस के रूप में भी व्यापारिक बैंक है वो कार्य करता है। तो ये सारे कार्य हुए एक एजेंट के रूप में कार्य करना। सेकंड है हमारा सामान्य उपयोगिता की सेवाएं या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, कि बैंक इनके अलावा भी कुछ और नए सुविधाएं हैं वो ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। पहला है लॉकर की सुविधा। लॉकर फैसिलिटी होती है कि व्यक्तियों जो महिलाएं होती हैं उनके आभूषण, घर का स्वर्ण या फिर कोई आपकी कीमती वस्तु है उसको लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं कि चोरी की आशंका से बचने के लिए, किसी दुर्घटना से बचने के लिए व्यक्ति विशेष बैंक लॉकर में उन सब आइटम्स को रख देता है, जिससे कि लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है उसको। एक चाबी उनके पास और एक चाबी बैंक वालों के पास रहती है। तो इसके आधार पर उनके जो आभूषण हैं, जो कीमती सामान है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट है यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र,
कि ट्रैवलर्स चेक्स होते हैं, कि ट्रैवलर्स चेक्स का मतलब है कि व्यक्ति विशेष जब ट्रैवल करता है तो यदि अमाउंट की ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा नहीं ले जा सकता, रिस्की रहता है, इसलिए एक ट्रैवलर चेक्स इशू हो जाते हैं कि चेक के रूप में व्यक्ति विशेष है वो पैसा लेकर के जा सकता है। और एक साख प्रमाण पत्र की लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि आपको कहीं पैसे की ज़रूरत है तो उसको इन कैश करवाया जा सकता है। तो ये यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र की सुविधा भी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है वाणिज्य सूचना एवं आंकड़े। जो व्यापारिक बैंक होता है वो सारी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उनकी सूचना एकत्रित करता है और आंकड़ों को समय समय पर पब्लिश करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे व्यापारिक बैंकों की आर्थिक स्थिति का आकलन आरबीआई के द्वारा आसानी से किया जा सकता है कि उन्होंने आर्थिक स्थिति क्या है, उन्होंने कितने लोन इशू किए हैं, विश्वसनीय ग्राहक कौन है, और जो आंकड़े हैं उनके आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति का अच्छे से आकलन हो जाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं के वाहन में सहायता, कि कई बार जो वस्तुएं होती है उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी जो व्यापारिक बैंक है वो मदद करता है कि बैंकों के माध्यम से, सिक्योरिटी के माध्यम से जो वस्तुएं होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है कि बैंक के आधार पर वो वस्तुएं प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो इसके वाहन में भी सहायता मिल जाती है। और हम एक प्रैक्टिकली व्यवहारिक में देखें तो वर्तमान में मेरा खुद का एग्जांपल देखा हुआ है कि बैंक में जो पेपर वगैरह होते हैं या कोई अर्जेंट इमरजेंसी कागज़ होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए जाते हैं। तो एक वस्तुओं के वाहन में बैंक में भी सुविधाएं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लास्ट है विनिमय पत्रों की कटौती। ये अपना लास्ट हमारा व्यापारिक बैंकों का कार्य है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्रों को समझे तो हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि दो व्यक्तियों के बीच कोई आर्थिक व्यवहार का लेन देन हो रहा है, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्तियों को से लोन लिया या उधार लिया, तो उसको वो एक निश्चित समय के बाद में चुकाने का वायदा कर लेता है या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन यदि बी व्यक्ति को उस समय से पहले इस आधार पर बैंक जो है वो उसका एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसको जारी कर देता है, लेकिन यदि भविष्य में उस समयावधि से पूर्व बी व्यक्ति को यदि आवश्यकता हो गई तो वह वो एक्सचेंज बिल को बैंक में ले जा कर के उसको विड्रॉ करा सकता है। तो समयावधि से पूर्व ही उसको रुपए की प्राप्ति है वो हो जाती है। तो ए व्यक्ति उस जो रुपए है उसका भुगतान बी व्यक्ति के संदर्भ में जब समय सीमा पूरी हो जाएगी तो वो बैंक को कर देता है। तो एक विनिमय पत्रों की कटौती है कि इस संदर्भ में है कि जब व्यक्ति विशेष को यदि आवश्यकता है तो उस संदर्भ में जो एक्सचेंज जो बिल है उसके आधार पर उसको पहले से जल्दी समय सीमा पर रुपए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये कार्य भी व्यापारिक बैंक है वो करता है। सामान्यतः ये कार्य विश्वसनीय ग्राहकों के संदर्भ में ही किए जाते हैं, परंतु इस कार्य से व्यक्ति विशेष को समय रहते हुए रुपये की उपलब्धता हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने व्यापारिक बैंकों के कार्यों का अध्ययन किया। थैंक यू।